खड़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। घूम साम धोरे घन आए, शीत धजा बग पाती दिखाए। खड़क बीजू चमके चौरा, बूंद बान बरस ही घन गोरा। ओ नई घटा आई चौ फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। आड़ गगन घन गाजा कह करके और यहाँ पर नागमती के विरह वर्णन को प्रस्तुत करते हुए जायसी ने 12 मासे का वर्णन किया है। किसका वर्णन यहाँ से शुरू हो रहा है? 12 मासे का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ध्यान रखना है कि जायसी के यहाँ 12 मासे का वर्णन किस महीने से शुरू होता है? आषाढ़ से। किस महीने से शुरू होगा? आषाढ़। आषाढ़ महीने से क्यों शुरू होता है, इसका कारण बताते हुए शुक्ल जी खुद कहते हैं कि जायसी ने 12 मासे की शुरुआत चैत्र मास से न करके और आषाढ़ मास से की है, क्योंकि राजा रतन सेन गंगा दशमी के दिन, गंगा दशहरा जो मनाया जाता है, जो ज्येष्ठ की दशमी के दिन मनाया जाता है, उस गंगा दशहरे के दिन रतन सेन सिंहलदीप की ओर प्रस्थान कर गए थे। इसलिए जो नागमती है वो उसी समय से विरह में, रतन सेन के विरह में मग्न हो जाती है। इस वजह से जायसी का 12 मासा आषाढ़ के महीने से शुरू होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद भूमिका में कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल खुद भूमिका में क्या कहते हैं कि जायसी ने 12 मासे की शुरुआत कहां से की है? जायसी ने 12 मासे की शुरुआत आषाढ़ के महीने से की है, चैत्र से नहीं। क्योंकि गंगा दशमी के दिन रतन सेन कहां के लिए रवाना होते हैं? रतन सेन रवाना होते हैं सिंहलदीप के लिए, पद्मावती की खोज में निकल जाते हैं। उसी दिन से माना जाता है, उसी दिन के 4 या 5 दिन बाद आषाढ़ आ रहा है, तो उस आषाढ़ से ही नागमती के विरह का वर्णन शुरू होता है। देखिए, गाजा यानी गर्जन। गाजा का अर्थ क्या है? गर्जना। बहुत तेज आषाढ़ का महीना आते ही बादलों की गर्जना शुरू हो जाती है। धूम यानी धुमेल रंग के, धौरे यानी धवल या सफेद, धौरे, धौरे मतलब धवल या सफेद रंग के बगुलों की बात है। ओनई, ओनई यानी झुकी हुई घटाएं। ओनई घटा आई चौ फेरी यानी झुकी हुई घटनाएं, घटाएं जो है बादलों की घटाएं झुकी हुई सी प्रतीत होती है। अर्थात बारिश की जब जोरदार संभावना बन जाती है, तब चारों ओर आकाश में ऐसा लगने लगता है जैसे घटाएं झुक झुक कर पृथ्वी की ओर, पृथ्वी का आलिंगन करने जा रही है। चढ़ा आषाढ़ की जो ये पंक्ति है, ये आरपीएससी में सीधी सीधी 2014 के पेपर में पूछी गई थी। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। पंक्ति किसकी है? सीधा सरल सा सवाल आया था, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? जायसी की है। बिल्कुल आसान सवाल, लेकिन आसान सवाल भी सही करने के लिए बिल्कुल स्थिर दिमाग के साथ सही तरीके से करना पड़ता है। जो सही हो गया वो आसान है, और आसान होते हुए भी हमारा अगर गलत हो जाए तो वो आसान नहीं, अपने लिए तो टफ से टफेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के सवाल आए तो भी आसानी से, आसान आए तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है। और अवधारणा वाले बड़े बड़े सवाल आए तो अपने विस्तार से विश्लेषण करते हुए, उसको समझते हुए करने की आवश्यकता रहती है। तो विशेष तथ्य पहले देख लेते हैं कि इस प्रकार के जो 12 मासे का वर्णन जायसी करते हैं, उसमें प्राकृतिक, परिचित प्राकृतिक दृश्यों को साहचर्य द्वारा मर्म स्पर्शी एवं मनोहर रूप में दिखाते हैं। यानी यहाँ अब आषाढ़ का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, महलों का किसी प्रकार का कोई चित्र यहाँ पर जायसी प्रस्तुत नहीं करेंगे।
या तो प्रकृति का या फिर हिंदू साधारण गृहिणियां किस प्रकार से अपने घरों में रहती है, बारिश आदि ऋतुओं का उन पर क्या असर होता है, उसका वर्णन यहाँ पर जायसी करते हैं। और 12 मासे की शुरुआत किससे मानते हैं? आषाढ़ के महीने से 12 मासे की शुरुआत मानते हैं। और प्राकृतिक वस्तुओं व्यापारों का दिग्दर्शन संपूर्ण 12 मासे में मिलता है। प्राकृतिक वस्तुओं व व्यापारों का दिग्दर्शन यानी प्राकृतिक माहौल को जायसी ने सबसे अधिक महत्व दिया है। दुख के नाना रूपों व कारणों की उद्भावना है। मुख्य दुख क्या है? नागमती का वियोग, और नागमती को वियोग के कारण प्रकृति की सारी वस्तुएं दुखमय लगती है और उस दुख के विभिन्न रूपों का वर्णन जायसी करते हैं। और इस पर बात हो गई है कि 12 मासे की शुरुआत आषाढ़ से मानी, क्योंकि रतन सेन का सिंहल द्वीप जाना गंगा दशहरा से माना गया है। अब इसका अर्थ करते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम साम धोरे घन आए। यानी चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यानी जैसे ही आषाढ़ का महीना चढ़ने लगा, अर्थात आषाढ़ का महीना आया, वैसे ही चारों ओर पूरे आकाश में बादल ही बादल छा गए, उनकी गर्जना होने लगी। और इधर आकाश में बादलों की गर्जना होने लगी, उधर जो नागमती है उसके यहाँ पर विरह के कारण, विरह ने जैसे युद्ध के नगाड़े बजा दिए हो, अर्थात नागमती को वो अपने पति, अपने प्रियतम रतन सेन की बहुत अधिक याद आ रही है, इसलिए विरह को युद्ध के नगाड़े बजाने वाला वो बताती है। तो अर्थ साथ साथ करते जाते हैं। 12 मासे का नागमती के वियोग वर्णन में उद्दीपक रूप में लेते हुए जायसी आषाढ़ महीने से की शुरुआत करते हैं। नागमती कहती है कि जैसे ही आषाढ़ का महीना आया, आषाढ़ का महीना आया, वैसे ही चारों ओर आकाश में बादलों की तेज गर्जना होने लगी तो उसका विरह भी युद्ध के नगाड़े बजाने लगा। अर्थात नागमती को परेशान करने लगा, क्योंकि नागमती के प्रियतम रतन सेन पद्मावती की खोज में सिंहल द्वीप की तरफ जा चुके थे। धूम साम धोरे घन आए, यानी
धूम, धूम यानी धूमेल रंग के, धूमेल। यहां से अपने को ध्यान देना है बिल्कुल कि शब्दार्थ में किस शब्द का क्या अर्थ लिया गया है, उस शब्द को हमें याद कर लेना है। शब्दार्थ कभी भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ओनई, ओनई का अर्थ क्या है? झुकी। धूम यानी धूमेल रंग की, धूमेल रंग की, धूमेल रंग के व श्याम काले व सफेद बादल, काले व सफेद बादल, धूमेल रंग के काले व सफेद बादल, काले व सफेद बादल जब आकाश में छा गए, तब उनके बीच में से सफेद रंग के बगुले की पंक्तियां, सफेद रंग के जो बगुले थे उनकी पंक्तियां ध्वजा की भांति लग रही थी। किसकी भांति लग रही थी? ध्वजा की भांति लग रही थी। फरफराती हुई, जैसे बगुलों की पांतियां निकल रही थी, तो वे फरफराती हुई ध्वजा की भांति लग रही थी। जब आसमान में छा गए, तब उनके बीच उड़ती हुई बगुलों की पंक्तियां ध्वजा की भांति लग रही थी, ध्वजा की भांति लग रही थी। यहां से सवाल बन सकता है कि श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए, श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए यानी श्वेत रंग की ध्वजा के समान क्या लग रहे थे? बादलों के बीच उड़ते हुए बगुले, बगुलों की जो पंक्तियां जा रही थी, आषाढ़ के महीने में जो बादल छाए हुए थे, उन बादलों के बीच में से बगुले की पंक्तियां जो उड़ती, कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कितनी सुंदर उपमा बनाई है यहाँ पर, कितना सौंदर्य है जायसी के। यहाँ पर देखिए, खड़ग बीजू चमके चौरा, बूंद बान बरस ही घन गोरा। खड़ग बीजू चमके चौरा यानी जायसी कहते हैं कि बिजली रूपी खड़ग चारों ओर चमकने लगी थी। बिजली रूपी खड़ग, खड़ग जो है वह चारों ओर चमकने लगी थी, अर्थात बीच बीच में बिजली कड़कड़ाने लगती थी, तो काले बादलों के बीच तलवार के समान, खड़ग के समान लगती थी। बूंद बान बरस ही घन गोरा, और नागमती को विरह के कारण वर्षा की बूंदें रूपी बाण बहुत ही अधिक दुखदाई या कष्टदायी लग रहे थे, और बादल बहुत तेज बारिश कर रहे थे। खड़ग बीजू चमके चौरा यानी बिजली रूपी खड़ग चारों ओर चमक रही थी, एवं बिजली रूपी खड़ग चारों ओर चमक रही थी, एवं बूंद बान बरस ही घन घोरा, और वर्षा की बूंदों रूपी बाण नागमती विरह के कारण
लग रहे थे, लग रहे थे। वर्षा की बूंदों रूपी बाण नागमती को विरह के कारण लग रहे थे और इस घनघोर वर्षा हो रही थी, घनघोर घनघोर वर्षा में नागमती का विरह बहुत अधिक सता रहा था, सता रहा था। नागमती को विरह बहुत अधिक सता रहा था। ओ नई घटा आई चौफेरी, कंत उबारू मदन हाँ घेरी। अब चारों ओर क्या हो गया था? चारों ओर घटाएं पृथ्वी पर झुक आई थी, झुक आई थी। चारों ओर घटाएं पृथ्वी पर झुक आई थी, जिससे वातावरण मादक हो गया था एवं नागमती कहती है कि हे स्वामी, कामदेव ने मुझे आ घेरा है, कामदेव की सेना ने मुझे आ घेरा है, तुम ही इससे बचा सकते हो। अर्थात जैसे ही नागमती के प्रियतम घर आएंगे वैसे ही उनका वियोग दूर हो जाएगा, तो उनके दुख या उनके कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीजू घट रहे न जियो। यानी दादुर मोर कोकिला, दादुर की मोर की कोयल की आवाज हे प्रियतम मुझे ऐसी लगती है जैसे कि मेरे कलेजे पर आकर के और कोई बिजली गिर रही हो। अर्थात बहुत अधिक उनकी आवाज बहुत अधिक कष्टदायी प्रतीत होती है, क्योंकि नागमती के प्रियतम घर पर नहीं है। ले लागी कहाँ आया? पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाहा मंदिर को छावा। अदरा लाग लागी भूई लेई, मोही बिनु पियू को आदर देई। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व। कंता प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। यानी लागी लई लागी ये आया है यहाँ पर, लागी लई यानी खेतों में चारों ओर पानी भर गया। जैसे ही अधरा नक्षत्र लगता है वैसे ही क्या होता है, खेतों में पानी भर जाता है। यहाँ से सवाल बन सकता है, ये पंक्ति देखकर पूछा जा सकता है कि अधरा लाग लागी भूई लई, इस लागी लई में कौन सा भाव है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो शुक्ल के अनुसार इसका अर्थ क्या है कि अद्रा नक्षत्र लगते ही खेतों में चारों ओर पानी भर गया, या खेतों में लेवा लगा, खेतों में लेवा लगा, या फिर खेतों में चारों ओर पानी ही पानी भर गया। और मोही बिनु पियू को आदर देई, और मुझे मेरे प्रियतम के बिना सम्मान कौन दे, आदर कौन दे। जिना घर कंता ते सुखी, तिना गारो ओ गर्भ। कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। यानी जिनके पति जिनके स्वामी घर पर है वे तो बड़ा गर्व महसूस कर रही है, और कंत प्यारा बाहिरे, और नागमती कहती है
कि मेरे प्रियतम बार है, इस वजह से मैं अपने सारे सुख भूल चुकी हूं। तो विशेष क्या है, जायसी ने हिंदू गृहिणी की सामान्य स्थिति के भीतर वे प्रलंब श्रृंगार का समुज्वल रूप दिखाया है। चौमासे में स्वामी के घर पर न रहने पर गृहिणी का विरह का उद्दीपन कैसे होता है, ये कहा है यहाँ पर, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा हो बिनु नहा मंदिर को छावा। यानी पुष्य नक्षत्र आ गया है, अर्थात पुष्य नक्षत्र में तेज बारिश होती है, तो तेज बारिश होगी। उस तेज बारिश में यहाँ पर जायसी की नागमती नामक नायिका इस प्रकार से बात कहती है जैसे कि कोई साधारण हिंदू घर की स्त्री हो, जो कहती हो कि अब तो मेरे पति घर पर नहीं है और मेरे घर का छप्पर कौन सा बनाएगा जिससे कि हमारे घर के अंदर पानी न आए और हम सुरक्षित रह सकें। इस प्रकार से बिल्कुल साधारण हिंदू जीवन का वर्णन जायसी नागमती वियोग खंड में करते हैं। चौमासे में स्वामी के घर पर न रहने पर गृहिणी का विरह उद्दीपन, पुष्य नखत सिर आवा हो बिनु नहा मंदिर को छावा। मंदिर यानी मेरा घर, मेरे घर का छप्पर, छावा मतलब छप्पर कौन डालेगा, उसे नया कौन बनाएगा, नहीं तो पानी चू चू करके अंदर आ जाएगा और हम सब भीग जाएंगे। और मेरे प्रियतम मेरे स्वामी घर पर होते तो वो मेरे छप्पर को बना देते तो हम सुरक्षित हो जाते। पुष्य व आद्रा नक्षत्र का वर्णन किया है जिसमें वर्षा एवं खुशहाली आती है। वर्षा होती है तो खुशहाली अपने आप आती है। तो देखिए अर्थ करते हैं। जायसी चल ही रहा है, उसके साथ ही लेते हैं। नागमती कहती है कि मुझे दादुर मोर व कोयल की मधुर आवाज के समान बिजली, देखो गिरे बीजू घट रहे न जीव, बिजली गिरने के समान कष्टदायी लगती है, क्योंकि मेरे प्रियतम घर पर नहीं है, घर पर नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियतम घर पर नहीं है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य नखत, पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र नजदीक आ गया है, सिर ऊपर आया यानी नजदीक आ गया है, एवं मेरे स्वामी घर पर नहीं है, तो मेरे घर का छप्पर कौन ठीक करेगा। छप्पर, अब महलों में रहने वाली रानी को कहाँ आवश्यकता थी छप्पर की, लेकिन जायसी है बिल्कुल लोक प्रचलित वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए नागमती के वियोग को साधारण हिंदू गृहिणी के घर से जोड़ते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं। अद्रा लाग लागी भूई लेई, यानी अद्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में खेत पानी से भर गए हैं, पानी से भर गए हैं। ले लागी शब्द आया है, अदरा लाग
लागी भुई लेई, लेई लागी। इस पूरी पंक्ति का यहाँ पर अर्थ है कि अद्रा नक्षत्र में खेत पानी से भर गए हैं और मोही बिनु पीऊ को आदर दे, यानी और अब मुझे मेरे पति के बिना कौन सम्मान देगा, मेरे पति के बिना कौन सम्मान देगा, मुझे मेरे पति के बिना कौन सम्मान देगा। जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्ह गारो ओ गर्भ, जिनके स्वामी घर पर है वे तो बड़ा गर्व महसूस कर रही है। लेकिन नागमती क्या कहती है कि लेकिन कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्ब। गारो का अर्थ क्या है, गौरव या अभिमान। तो लेकिन मेरा प्यारा स्वामी तो घर से बाहर है, तो मैं गर्व किस बात पर करूं, मैं गर्व किस बात पर करूं, या मैं तो सोचती हूं कि मेरा सारा सम्मान वे अपने साथ ले गए, वे अपने साथ ले गए। इस प्रकार से एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को ढंग से व्याख्या करनी है। कहीं से भी किसी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, उसका भाव पूछा जा सकता है, वो कौन से महीने में किसका वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पूरे हम आराम से धीरे धीरे जायसी ग्रंथावली के नागमती वियोग खंड की बात करेंगे। और नागमती वियोग खंड जो है वो यहाँ जगह पड़ी है, तो मैं एक प्रश्न के रूप में डाल देती हूँ। नागमती वियोग खंड पद्मावत का 30वां खंड है। कौन सा खंड है? 30वां खंड है। क्योंकि संगत असंगत में कहीं से भी किसी भी प्रकार से सवाल आ सकता है, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। जहां पर जो बात याद करनी है साथ ही याद करते जाना है। तो किस पंक्ति में किस प्रकार का कवि भाव प्रकट कर रहा है, आषाढ़ के महीने से ही क्यों 12 मासे का वर्णन जायसी शुरू कर रहे हैं, और 12 मासे के वर्णन में किस प्रकार हिंदू गृहिणियों के दुख का वर्णन करते हैं, इन सब बातों को हमने समझा। इन्हें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है।